स्वागत है आपका एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में। आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतों और उनकी समस्याओं से जुड़े हुए कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस खास प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और हमें फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े हुए कानून की जानकारी देंगे, साथ ही इस मसले से जुड़ी हुई आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। अक्सर ऐसे मामले देखने को आते हैं जहां बच्चे अपने बुजुर्गों की अनदेखी करते हैं, माँ बाप को संपत्ति से बेदखल कर दर के ठोकरे खाने के लिए छोड़ दिया जाता है, या फिर यूं कहें कि वृद्धाश्रम की चार दीवारियों में रहने को मजबूर कर दिया जाता है। दुनिया के कई देशों में सामाजिक सुरक्षा को लेकर कानून है और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए खास प्रावधान भी किए गए हैं। हमारे देश में भी बुजुर्गों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं और वक्त वक्त पर देश के सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्गों की देखभाल को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। घरेलू हिंसा, आपसी मतभेद और संपत्ति विवाद को लेकर अक्सर बुजुर्गों के साथ मारपीट तक की जाती है और जब बात उनके स्वास्थ्य की देखभाल की और खाने पीने की होती है तो उनके साथ बेहद बुरा सलूक किया जाता है। देश में बढ़ते इसी तरह के मामलों से निपटने और बुजुर्गों को उनका हक दिलाने के लिए माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम में प्रावधान किए गए हैं। इस कानून के तहत बुजुर्गों के कई अधिकार हैं। ये तो थी बुनियादी जानकारी। वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े कानून की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता गगनदीप कौर जी। गगनदीप जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। गगनदीप जी आपको वरिष्ठ नागरिक अधिनियम से जुड़े कानूनी तमाम पहलू को समझाने की कोशिश करेंगी और अगर आपका वरिष्ठों से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप फोन कर सकते हैं और फोन करके कानूनी सलाह ले सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है, एक बार फिर से विषय आपको बता देते हैं। विषय यही है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या है कानून और किस तरह से वरिष्ठ नागरिक इन कानूनों का सहायता ले सकते हैं। तो वरिष्ठ नागरिकों के संबंधित कानून के बारे में आज हम बात करेंगे और इस पर कानूनी सलाह भी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पर कानूनी सलाह किस तरह की है और क्या है वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ा हुआ कानून, किस तरह से जो वृद्ध हैं वो अपने कानून के जरिए ही अपने हक की लड़ाई को लड़ सकते हैं, किस तरह से कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इन तमाम विषयों पर आज हम बातचीत करेंगे। तो फोन लाइंस खुल चुकी है, आप फोन करके कानूनी सलाह ले सकते हैं। 7065013841 पर कॉल करिए या फिर दूसरा नंबर हमारा है 8377009636। इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं, कानूनी विषय की जानकारी ले सकते हैं। गगनदीप जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गगनदीप जी, क्या वरिष्ठ नागरिक कानूनी रूप से अपने वयस्क बच्चों या रिश्तेदारों से भरण पोषण प्राप्त करने की मांग कर सकते हैं? हाँ जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये एक्ट आया मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007, जिसमें सेक्शन 5 के अंदर सीनियर सिटीजन एप्लीकेशन मेंटेनेंस की फाइल कर सकते हैं ट्रिब्यूनल में, चाहे उनके एक बच्चे हों या एक से अधिक बच्चे हों उनके खिलाफ। अगर किसी के बच्चे नहीं हैं, वो चाइल्डलेस कपल्स हैं, तो वो अपने रिश्तेदारों के खिलाफ, अपने रिलेटिव्स के खिलाफ जिनको वो प्रॉपर्टी उनके मरने के बाद मिलेगी, वो उनके खिलाफ भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जो ट्रिब्यूनल है उसको 90 डेज के अंदर इस एप्लीकेशन को खत्म, इसका फैसला सुनाना होता है और मैक्सिमम 30 डेज भी हैं। वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें अगर उनको लिखित में वो देते हैं कोई रीजन तो वो 30 डेज आगे उनको टाइम मिल जाता है। ठीक है। आप इसमें और भी है एक कि इसमें मदद की एक राशि भी है कि इसमें मदद के लिए कितनी राशि मिल सकती है। उसके अंदर सेक्शन 9 में डिसाइड किया गया है सीनियर सिटीजन्स को, जो मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है 10,000 इनको मेंटेनेंस में मिल सकती है और वो इस ऑर्डर के 30 डेज के अंदर उनके बच्चों को या उनके रिलेटिव को अपने माता पिता को देनी पड़ेगी। ठीक है। गगन जी, आपसे जानना चाहेंगे, मैम ये बताइए कि भरण पोषण प्राप्त करने की मांग तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी क्या प्रक्रिया है?
क्या मदद की कोई अधिकतम राशि है? जिस तरह से आपने कहा कि 10,000 रुपए, ये मिनिमम है या मैक्सिमम है? ये मैक्सिमम है जो स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड की, बट ये इस एक्ट के अंदर है। अगर वो इस एक्ट में नहीं जाते, एक और है 125 CRPC, अगर वो उसमें जाते हैं तो वो उसमें कोई मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी नहीं है। वो उसमें डिपेंड करता है, जब वो उसमें डालते हैं वो उसमें डिपेंड करता है कि वो बच्चों की इनकम क्या है, उसके हिसाब से जो प्रथम श्रेणी के वो अधिकारी होते हैं वो उसमें उनकी डिसाइड करते हैं। इसकी क्या प्रक्रिया है? कैसे इसके लिए कानून का दरवाजा खटखटा सकते हैं, अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं? क्या इसकी प्रक्रिया होती है? किसमें 125 में या मेंटेनेंस एंड वेलफेयर? दोनों में बता दीजिए मैम, क्योंकि हमारे दर्शक जाहिर तौर पर मुझे लगता है दोनों जानना चाहते होंगे कि किस तरह से आप अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। प्रक्रिया क्या है? इसमें ये है, इनमें हेल्पलाइन नंबर भी है। हेल्पलाइन नंबर पे भी वो कॉल कर सकते हैं अगर वो सक्षम नहीं है जाने के लिए। अगर वो सक्षम है तो उसके एरिया में ही, डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे है वहां पे वो जाके अपनी एप्लीकेशन जो है, इसमें एडवोकेट की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें वो खुद जाकर अपनी एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर सकते हैं। चाहे वो पुलिस स्टेशन में भी कर सकते हैं, चाहे वो हेल्पलाइन नंबर पे कर सकते हैं, चाहे वो उसके अंदर जाकर भी कर सकते हैं ट्रिब्यूनल में। किसी भी तरीके से अपनी एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। अगर जिसके पास आप लड़ने के लिए या फिर यूं कहें कि कानूनी सहायता के लिए या फिर यूं कहें कि अपना केस लड़ने के लिए पैसे ना हो, वकील को देने के लिए पैसे ना हो, वो किस तरह से इस कानूनी प्रक्रिया को अपनाए? देखिए, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने ओल्ड एज होम डिसाइड किया हुआ है। वो ओल्ड एज होम है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट एक मैनेजमेंट कमेटी है जिसमें वो सारे ओल्ड एज होम में कम से कम 150 सीनियर सिटीजन हैं जिनकी वो देख रेख करते हैं। अगर वो नहीं कर सकते अपना भरण पोषण, या उनके लिए उनके कोई बच्चे नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, उनके पास कुछ है नहीं करने के, तो ओल्ड एज होम भी हर डिस्ट्रिक्ट में बने हुए। ठीक है मैम, ये बताइए कि वरिष्ठ नागरिक या माता पिता दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के प्रावधान के तहत भी न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय में भरण पोषण का आवेदन पेश कर सकते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बारे में बताएं। 125D में माता पिता अगर उनके बच्चे उनका भरण पोषण नहीं कर रहे हैं तो वो न्यायालय में जाकर अपना आवेदन पेश कर सकते हैं। अगर और जो न्यायिक दंडाधिकारी हैं, जो मजिस्ट्रेट है वहां के, वो देखते हैं कि बच्चे अपने माता पिता की बेसिक जरूरतें, जैसे उनका खाना पीना, उनका रहना, उनकी दवाइयाँ, उनका देख रेख, अगर वो कुछ भी नहीं करते हैं तो वो एक मंथली अलाउंस, एक मंथली रेट पे डिसाइड करते हैं और उसके हिसाब से उनको मिलता है। और अगर वो उसको नहीं भी पूरा करते हैं तो भी वहां पे एक है कि 1 महीने के अगर उनको 1 महीने की सजा भी है जी। और ये वाला जो है उनको 60 दिन के अंदर डिसाइड करना होता है इस एप्लीकेशन को। ऐसा नहीं है कि एक साल 2 साल लग जाएंगे इसमें। वो 60 डेज के अंदर दूसरी पार्टी को जैसे सर्विस मिलती है 60 डेज के अंदर अपना फैसला सुना देते हैं। ठीक है। ये भी गगन जी हमें बताइए, क्योंकि हर जिले में देखिए इस तरह के केसेस सामने आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर जिले में इस तरह के जब केसेस सामने आते हैं जाहिर तौर पे कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन हर जिले में बेसहारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम की भी क्या कानूनी व्यवस्था होती है क्या? बिल्कुल है। सेक्शन 19 के अंदर, सेक्शन 19 है इसमें, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट में एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई हुई है। वो जो मैनेजमेंट कमेटी है वो इन सब की देखरेख करती है कि जो है वहां पे, जो मैंने आपको अभी इसमें पहले भी बताया था कि जो वृद्धाश्रम में 150 सीनियर सिटीजन हैं कम से कम, जिनकी हर जिले में जो मैनेजमेंट कमेटी है वो उनकी देखरेख करती है सीनियर सिटीजन की। जी, वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा या फिर उन्हें घर से निकाल देना एक गंभीर अपराध है। इसमें ये तो सामने देखा भी गया है और अक्सर इस तरह के जब मामले सामने आते हैं, इसकी शिकायत बुजुर्ग आखिर सबसे पहले स्टेप क्या है, कहाँ करे इसकी शिकायत? ये भी इसी के अंदर ट्रिब्यूनल में सेक्शन 24 है, जिसमें वो अपने जाकर माता पिता अगर अपने बच्चों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि उन्हें घर से निकाल दिया गया है, उनकी देख रेख नहीं की जा रही। उसमें अगर न्यायालय ये देखता है कि उन बच्चे उनके खिलाफ उनकी कोई देख रेख नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, तो न्यायालय में उन 3 महीने की सजा और 5,000 रुपए जुर्माना
या दोनों चीजें भी न्यायालय कर सकता है। जी, दोनों चीजें न्यायालय कर सकता है। और इसके लिए सजा का क्या कुछ प्रावधान है? सजा का मैंने पूरा 3 महीने की सजा है मैक्सिमम, और 5,000 रुपए जुर्माना। ठीक है। बुजुर्ग माता पिता या वरिष्ठ नागरिकों से मारपीट करने पर क्या कुछ कानूनी कार्रवाई हो सकती है उन लोगों के खिलाफ, उन बच्चों के खिलाफ? इसमें तो है ये तो कर सकते हैं, बट एक और आईपीसी है, आईपीसी जर्नल के लिए। आईपीसी में अगर उनको फिजिकली हर्ट करते हैं, कोई शारीरिक चोट है, कुछ भी है, तो वो उसके खिलाफ भी कर सकते हैं। और एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि लोकसभा में बिल अभी पास हुआ है 2019 में, जिसमें उन्होंने ये जो सजा है उसको बढ़ा दिया है। जो पहले 3 मंथ थी वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बट लोकसभा में आ गया वो बिल, जिसमें जो सजा है वो 6 मंथ है और जो फाइन है वो 10,000 है। और दोनों चीजें भी कर सकता है। जी, चलिए गगन जी, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस कानून के बारे में और भी तफसील से हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। और बहुत जरूरी हो जाता है जानना कि अगर आप अपने बुजुर्गों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं तो किस तरह की सजा का प्रावधान है, कितनी जेल आपको हो सकती है और किस तरह का जुर्माना आप पर लगाया जा सकता है। आज हम वृद्धों के कानून के बारे में बात कर रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों के साथ अगर गलत व्यवहार किया जाता है तो किस तरह की सजा का प्रावधान है, क्या कुछ सजा हो सकती है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, चलिए उनसे भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल रुक करते हैं, सीधा हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ लगातार जुड़े हुए हैं। गगन जी, वरिष्ठ नागरिकों के सुरक्षा और संरक्षा के लिए हेल्पलाइन की व्यवस्था है क्या, इस बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, उनके लिए हेल्पलाइन नंबर है, 1291 हेल्पलाइन नंबर है, जिसपे कोई भी कॉल कर सकता है और अपनी प्रॉब्लम बता सकता है। वो उनको उसी टाइम फोन पे उनके पास आकर उनकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक सीनियर सिटीजन लेडीज के लिए एक अलग से हेल्पलाइन नंबर है, उसका नंबर है 181। उसमें कोई अगर सीनियर लेडीज के साथ कोई भी फिजिकल वायलेंस होता है, कुछ भी है, तो वो उसकी शिकायत उस नंबर पे दर्ज करा सकती है। ये हेल्पलाइन नंबर है दोनों। हेल्पलाइन नंबर पर अक्सर इस तरह की चीजें आती हैं कि जब भी डायल किया जाता है तो या तो कोई उठाता नहीं है या फिर उस पर कार्रवाई नहीं होती। क्या ये बुजुर्गों के लिए ये जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, क्या ये चलते हैं या फिर यूं कहे कि क्या ये काम करते हैं? अगर नहीं होता है तो फिर किस तरह से आप इस कानूनी प्रक्रिया को अपना सकते हैं? देखिए, वैसे तो ये हेल्पलाइन नंबर बनाए ही बुजुर्गों के लिए गए हैं जी। ये जैसे जो मैंने सीनियर सिटीजन लेडी के लिए बताई, ये बनाए उनके लिए गया है। अगर तो भी नहीं होता तो वो पुलिस में जाकर, जो भी उनके नियर बाय थाना है, वहां पे फोन भी कर सकते हैं, वहां जाके भी अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। और उनको विद इन 24 आवर्स अपने जो सीनियर सिटीजन आए हैं उनकी कंप्लेंट को सुनना पड़ेगा और उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अगर इन फोन लाइंस नंबर पर अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप नजदीकी थाने में जाकर, पुलिस चौकी में जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। गगन जी, ये भी बताइए कि जब वरिष्ठ नागरिक इस शर्त पर अपनी संपत्ति अपने उत्तराधिकारी के नाम कर चुका है कि वो उसकी आर्थिक और शारीरिक जरूरतों को पूरा करेगा, और अगर संपत्ति का उत्तराधिकारी ऐसा नहीं करता है तो क्या माता पिता या वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं? इसकी क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया है? बिल्कुल है, इसका भी प्रावधान है। सेक्शन 23 है, जिसमें अगर सीनियर सिटीजन ने अपनी प्रॉपर्टी, चाहे वो गिफ्ट डीड हो, चाहे वो अदरवाइज किसी भी तरीके से अपने बच्चों को कर दी है, उनके नाम पे कर दी है या रिलेटिव्स के नाम पे कर दी है, किसी के भी है, तो और वो उनका भरण पोषण नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनको ये पता चल गया कि प्रॉपर्टी तो हमारे नाम पे हो गई है, तो वो सेक्शन 24 में जाकर न्यायालय में उस जो सेक्शन है उसको, जो न्यायालय है वो देखता है और उसको वो वॉइड मतलब रद्द कर सकता है, उस गिफ्ट डीड को, उस सेल डीड को, कुछ जो भी करवाई, और वो वापस उनके नाम पे, बुजुर्गों के नाम पे हो जाएगी। वैसे अमूमन किस तरह के केसेस आते हैं मैम, क्योंकि आप अक्सर लोगों से रूबरू होते हैं, बुजुर्गों को लेकर किस तरह के ज्यादातर केसेस आते हैं आप लोगों के पास? देखिए, ज्यादातर केसेस तो जो होते हैं वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं। मैं अभी आपको उससे एक लेटेस्ट जजमेंट भी बता दूंगी। जैसे कि प्रॉपर्टी मोस्टली यही होते हैं कि प्रॉपर्टी जो माता पिता हैं वो पहले ही कर देते हैं अपने बच्चों के नाम पे, और जो उनके बच्चे हैं वो उनको घर से निकाल देते हैं, उनकी देख रेख नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। इसी पे एक लेटेस्ट जजमेंट आई है जस्टिस नवीन चावला की, जो 13 मार्च 2020 को उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रोटेक्शन और प्रॉपर्टी राइट्स दोनों हैं। मैं उस जजमेंट का आपको नाम भी बता देती हूँ, किसी को चाहिए हो तो वो रेफर भी कर सकते हैं। उसका नाम है संदीप गुलाटी वर्सेस डिविजनल कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स। वो लेटेस्ट जजमेंट है 13 मार्च 2020 की, जिसमें जस्टिस नवीन चावला ने
कि बच्चों ने उनको उनके घर से बाहर निकाला, कुछ भी किया, तो उनको प्रोटेक्शन और प्रॉपर्टी राइट्स पूरे मिले हैं और उनको वो कर सकते हैं, मतलब दोबारा से वापस उसको वॉइड करवा सकते हैं कोर्ट में आकर। ठीक है गगन जी, ये बताइए कि अगर रखरखाव का दावा करने वाले दादा दादी या फिर यूं कहें कि माता पिता है और उनके बच्चे या पोता पोती अभी नाबालिग है, तो वो अपने रिश्तेदार जो उनकी मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी होगा उस पर भी दावा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी यही सेक्शन 5 के अंदर ही है। वो अपने रिश्तेदारों के खिलाफ एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं और उसमें वो क्लेम कर सकते हैं और वो उनको देना ही पड़ेगा रिश्तेदारों को। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अमूमन इस तरह के केसेस जब हम आते हैं आप लोगों के सामने तो कितना लंबा इस तरह के केसेस खिंचते हैं? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि भाई कानून का दरवाजा आप जब खटखटाते हैं, जब आपके सामने कभी आगे का रास्ता आपको लगता है कि अब नहीं होगा, तब आप अदालत का रुख करते हैं। लेकिन ऐसे में जब ये भी कहा जाता है कि अगर आप अदालत जाते हैं तो हर केस में एक लंबा वक्त लगता है उसको सॉल्यूशन तक पहुंचने में, तो इस तरह के केसेस जब आते हैं बुजुर्गों से संबंधित, जब बच्चे अपने माँ बाप के साथ मारपीट करते हैं, इस तरह के केसेस जब आते हैं तो कितना वक्त में इस तरह के केसेस का निपटारा हो जाता है? देखिए, ये जो सीनियर सिटीजन एक्ट बना है उसके अंदर बुजुर्गों के लिए जो प्रावधान दिए गए हैं कि वो जब जाते हैं उसमें अपनी कंप्लेंट करते हैं तो उसमें मैक्सिमम 90 डेज के अंदर जो न्यायालय है उसको इन सारे केसेस को रिजॉल्व करना होता है। वो उससे ज्यादा दिन ही नहीं ले सकते और ये भी हो सकता है वो 90 डेज से पहले भी इन फैसलों को मतलब इनमें फैसले कर सके जी। वो इससे ज्यादा लंबा मतलब नहीं लगता इसमें वक्त, 90 दिन का वक्त लगता है। लग सकता है 90 दिन है, 90 दिन के अंदर उनको देना ही देना है। ठीक है मैम, इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। राम गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ है। राम जी बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए अपना। हेलो जी राम जी, आवाज मिल पा रही है आपको? सर सवाल पूछिए अपना, सवाल पूछिए आप। ये सवाल है कि हमारे इंडिया में एक प्रॉपर्टी है, ठीक है जी 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 पूछिए। जी जी, तो लगभग 40-50 साल हो गया हो गया, ठीक है। हेलो सर अपना सवाल पूछिए सर। जी जी, 40-50 लगभग 40 प्लस 50 हो गया, वो डिवाइड हुआ। तो अभी क्या है कि दूसरा पक्ष बोलते हैं कि उसको फिर दोबारा बंटवारा है, दोबारा फिर वो स्टाम्प पेपर बना है कि हाँ इसको इधर रहना है, इसको इधर रहना है। फिर अभी वो दूसरा पक्ष वाला बोलता है कि नहीं अभी दोबारा बंटवारा होना चाहिए, तो फिर इसको कैसे सॉल्व होगा? जमीन बंटवारे से रिलेटेड आपका सवाल है जहां तक हम समझ पाए। जी जी जी, बंटवारा हो चुका है। अच्छा। मोर देन 50 ईयर्स पहले। अच्छा ठीक है, दोबारा दूसरा बोल रहा है कि जी ठीक है गगन जी, बंटवारा हो चुका है प्रॉपर्टी का 50 साल पहले, दोबारा बंटवारे की बात की जा रही है, किस तरह से देखती हैं आप और क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया? अब इसमें ये जो बात है बंटवारा किसमें हुआ है, भाइयों में हुआ है, बच्चों में हुआ है, एक बच्चे के नाम पे किया है या ज्यादा बच्चों के नाम पे बंटवारा हुआ है, वो जब तक आप देखेंगे नहीं मैं उसमें उसका आंसर इसमें नहीं दे पाऊंगी कि बंटवारा किस में हुआ है आपस में। जी राम गुप्ता जी, ठीक है, बंटवारा किस में हुआ है? आप बताएंगे कि आपके भाइयों में बंटवारा हुआ है, बच्चों में बंटवारा हुआ है, ये प्रॉपर्टी का बंटवारा किस में हुआ था 50 साल पहले? जमीन का सर जमीन का तो सर हुआ था, लेकिन क्या आपके भाइयों का ये बंटवारा हुआ था या बच्चों का बंटवारा हुआ था? थोड़ा सा डिफेंड कर दीजिए इसको। जी भाइयों को बंटवारा हुआ था जी, और अब दोबारा बंटवारे की बात क्यों आ रही है सामने? अगला बोलता है कि मेरे को इधर दोबारा बंटवारा चाहिए। हम लोग पेड़ लगा दिए, पेड़ पौधा लगा दिए, फिर बोलता है कि मेरे को इधर जा रही है। 50 साल ठीक है, 50 साल पहले बंटवारा हुआ था गगन जी, और अब दोबारा से ही कहा जा रहा है भाइयों की तरफ से दोबारा बंटवारा होना चाहिए। शायद संतुष्ट नहीं है पहले के बंटवारे से। नहीं, देखिए एक चीज है, अभी जो भाइयों में बंटवारा हुआ है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या उनकी खरीदी हुई प्रॉपर्टी, उन्होंने भाइयों ने दोनों ने खुद खरीदी है या उनको पीछे से मिलती आ रही है। अगर पीछे से मिलती आ रही है तो वो बंटवारा 1/3 सब में डिवाइड होगा। अगर उन्होंने खुद खरीदी है तो वो आगे अपने बच्चों में बंटवारा दे या ना दे या उसको बंटवारा करे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है जी। और कहीं उन्होंने लिखित में लिखा है तो वो उसके ऊपर बहुत चीजें हैं
कि वो जो बंटवारा है वो बिल्कुल इस पूरे मामले को डिटेल में देखने की जरूरत भी पड़ेगी। और ये कहा जा सकता है कि अगर क्योंकि प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ मामला है मैम, और इसमें जाहिर तौर पे पूरा डिटेल में देखना होगा कि आखिर पहले की प्रॉपर्टी है या अभी की प्रॉपर्टी है या फिर किसने खरीदी है। बिल्कुल एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उनकी खुद बिल्कुल सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, वो सब चीजें देख के आप उनपे बता सकते हैं, कोई भी टिप्पणी कर सकते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका गगन जी, आपने बहुत तफसील से हमें बताया वृद्ध कानून के बारे में, बुजुर्गों के कानून के बारे में, और हमको बहुत अच्छे से बताया क्योंकि हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते थे, समझना चाहते थे कि बुजुर्गों से जुड़ा हुआ कानून कितना महत्वपूर्ण है, और अगर इस तरह की प्रताड़ना कोई भी बुजुर्ग सहन कर रहा है तो वो कैसे इस कानून का पालन कर सकता है, इस कानूनी प्रक्रिया को अपना सकता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।